Hello students, a very good morning. How are you 11th class? Hopefully you all will be fine and good and in a good mental state. So today we will complete our remaining chapter, that was the portrait of lady, the first chapter of your book Hornbill. So we left in our last video when the grandmother of Khushwant Singh's grandmother had accepted her secularism with resignation. कैसे कि उन्होंने अब उन दोनों they have started to live in separate rooms because now Khushwant Singh is studying in college, so that's why her study will not interrupt. That's why the grandmother lived in another room. Though they don't share their room. So when they are not sharing their room, and most of the time the writer is also busy in his study, so that's why they talked very less now. Since the beginning when they were in village, so from that time now they talk very less to each other. So most of the time grandmother spent her time in the spinning wheel and reciting her prayers, and she has also started to feed the sparrows instead of a stray dog in village. So okay, so now in our next paragraph, when I decided to go abroad, now another phase of their life, their friendship, अब उनकी जो टुगेदरनेस था उसका एक नया फेज सामने आने वाला था. In starting I told you there was 3 phases in their life. First phase when they used to live in a village, and second when they shifted to city with his parents, and now the another phase when he was quite grown up, started to go to village, go to college, and now he is going abroad for high study. And children, this is a very big event for anybody of that time period. किसी के जीवन की ये बहुत बड़ी घटना है. उसके घर में से अगर कोई स्टडी करने के लिए या जॉब करने के लिए अब्रॉड जा रहा है, यानी विदेश जा रहा है. आज की तरह नहीं है कि आप किसी हर घर में से ऑलमोस्ट कोई ना कोई या तो जॉब कर रहा है या स्टडी के लिए बाहर गए हैं या घूमने के लिए. लेकिन उस समय पहले ये ऐसा नहीं था. 50 इयर्स अगो ऐसा नहीं था कि हर कोई जो है इजीली कहीं पर पढ़ने के लिए चला जाए. ठीक है, तो जब अब्रॉड जाने लगे वो हाई स्टडी के लिए, तो उस समय वो बता रहे हैं कि आई वाज श्योर माय ग्रैंडमदर वुड अपसेट. मुझे पता था कि ये सुनते ही मेरी जो ग्रैंडमदर थी डेफिनेटली ही वुड बिकम अपसेट. अपसेट का मतलब थोड़ा परेशान होगी कि मैं विदेश जा रहा हूँ. क्यों परेशान होंगी? इसलिए परेशान होंगी क्योंकि ही नाउ शी वॉज इन दैट एज कि आप अब उस अपनी लाइफ के उस फेज में थी, उस एज में थी कि जिस समय किसी भी व्यक्ति की कोई भरोसा नहीं होता कि नेक्स्ट डे वो होगा कि नहीं होगा. वैसे तो कभी भी देयर इज़ नो श्योरिटी, मैं आज हूँ कि कल नहीं हूँ. देयर इज़ इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ एज. लेकिन ये सबको पता है कि अगर कोई 80-90 तक है तो इसका मतलब अब तो वो कभी भी चला ही जाएगा, है ना. क्योंकि हमारी जो एज मानी गई है अबाउट 100 लगभग, तो अब तो 100 भी नहीं मानी जाती. उस टाइम पीरियड में चलो 100 हो जाती थी. तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे पता था कि वो ये सुन के अपसेट होंगे क्योंकि वो अब्रॉड कोई 1-2 साल के लिए नहीं जा रहे थे, 5 ईयर के लिए जाना था. सो दैट्स वाई ही सेइंग दैट जब मैंने ये देखा कि मैं जो है अब्रॉड जा रहा हूँ, ये सुन के अपसेट होंगी बिकॉज आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल. उनकी जिस एज में वो थी कुछ भरोसा नहीं होता कि कितने दिन और वो जिएंगी. तो बट माई ग्रैंड मदर कुड. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. लेकिन मेरी ग्रैंडमदर ने वो अपने इमोशन शो नहीं किए. इवन वो इतनी भावुक हो गई उसके जाने के टाइम, तब भी वो उसको छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गई. उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, कुछ नहीं करी, कुछ नहीं कहा क्यों जा रहा है, कब होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा. लेकिन शी वेंट टू सी ऑफ हिम टू द रेलवे स्टेशन. जब वो दिल्ली के लिए जा रहे थे तो वहाँ जहाँ से उनकी फ्लाइट होगी उस शहर के लिए, तो
वहाँ पर छोड़ने भी उनके आई, लेकिन उन्होंने अपने कोई इमोशन नहीं शो किए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर कॉन्टिन्यूस, जैसा कि शुरू से देख रहे हैं कि ऑल द टाइम शी वाज बिजी इन हिज प्रेयर, कॉन्स्टेंटली रिसाइटिंग हर रोजरी इन हर हैंड। तो हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो मन था वो पूरी तरह से अपने भगवान की प्रेयर में ही बिजी था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स, और उंगलियां काहे में बिजी थी? टेलिंग द बीट, माला जपना जिसको बोलते हैं, टेलिंग द बीट्स, कि वो जपने में बिजी थी। ऑफ हर रोजरी साइलेंटली शी किस्ड मी फॉरहेड, बस चुपचाप उन्होंने मेरे माथे पे मुझे प्यार किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और जब मैं जा रहा था तो मैं ये सोच के बहुत अपने आप को भावुक फील कर रहा था, चैरिश फील कर रहा था कि हो सकता है कि जो उन्होंने मेरे माथे पे जो किस किया, यानी छुआ, यानी फिजिकल कांटेक्ट हुआ ना, उन्होंने उनके होठों ने उनको छुआ उसके माथे को, तो कह रही हो सकता है कि वो जो उसकी मॉइस्ट किसकी थी कि वो उसे देख के मेरे को ऐसा आभास हुआ कि हो सकता है मैंने आई रिटर्न कि जब मैं 5 साल बाद आऊँ तो मेरी ग्रैंड मदर हो ही ना, ये जो आज भी मेरे को छू रही है यही लास्ट मेरा वो आखिरी बार आज जो है मैं उनको छू रहा हूँ, हो सकता है जब मैं 5 साल के बाद आऊँ तो वो हो ही ना। इसलिए कहते हैं कि मे बी वुड बी द लास्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन बोथ ऑफ अस, बट दैट वाज नॉट सो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट by her at the station। जब मैं 5 साल बाद वापस आया, again she came to receive him on the railway station। रेलवे स्टेशन पर ही मैं उनसे मिला, वो बिल्कुल जो है ठीक थी, कोई परेशानी नहीं थी। रेलवे स्टेशन पे कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसका मतलब वो फिट है तभी जा रहा है ना, तो इसलिए she did not look a day older। और आज भी वो जो है जैसी पहले दिखती थी ऐसी दिख रही है। बार बार यहाँ पर कुछ ये मेंशन करते हैं कि जैसा मैं उनको अपने बचपन में देखता था आज भी मुझे वो ऐसी लगती थी, तब भी वैसे ही सफ़ेद बाल, झुर्रियों वाला चेहरा, वही झुकी हुई कमर, आज भी उसी तरह से टोटली सब कुछ वही है। ऐसा लगता था कि एक भी दिन और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हुई, जैसी बूढ़ी तो उस टाइम थी आज भी वैसी थी, आज भी उससे ज़्यादा ओल्डर वो नहीं लग रही थी। एंड वाई शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। लेकिन खास बात वही कि आज भी उनके पास बोलने का बिल्कुल समय नहीं था, और वो 1 मिनट में किसी से बात में अपना वेस्ट नहीं करना चाहती थी, कि वो हर जो अपना क्षण था वो ईश्वर के प्रेयर पर ही स्पेंड करना चाहती थी। तो आज भी उनके पास किसी के साथ बात करने का टाइम नहीं था। टोटली कॉन्स्टेंटली शी वॉज बिजी इन टेलिंग हर बीट्स ऑफ रोजरी एंड while she clasped me in her arms I could hear her reciting her prayer। जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया, यानी जब हम गले मिले, तो तब मैं उनकी जो होठ के गुजार रहे थे प्रेयर, वो मेरे कानों में अच्छे से पढ़ रही थी। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows whom she fed longer and with frivolous rebukes। जिस दिन मैं आया उस दिन भी उनके सबसे ज़्यादा जो खुशी के पल हुआ करते थे, खुशी के पल थे, वो वही थे। कौन से बताए थे? द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द ग्रैंड मदर, दैट टाइम पीरियड when she spent her half an hour with her sparrows feeding them। कि जब वो उन्हें अपने बरामदे में उन स्पैरोज को रोटी खिलाती थी, उनके साथ बात करती थी, तो आज भी सबसे ज़्यादा खुश वो उसी आधे घंटे में नजर आती थी। और उस दिन भी वो कह रही कि उस दिन भी वो सबसे ज़्यादा खुश उसी टाइम थी जब वो स्पैरोज को फीड कर रही थी। एंड फ्रिवलेस रिव्यू, फ्रिवलेस होता है ना, जो हम कहते हैं हट भी, चल हट, परेशान ना कर मेरे को, ऐसे बोलते रहते हैं ना, प्यार में झलकते रहते हैं, जैसे आप छोटे बच्चे के साथ बात करते हो, है ना, या किसी जानवर के बाद वो उसके साथ में कुछ नहीं आ रहा, देख हमें लगता है, लेकिन फिर भी प्यार की भाषा हर जानवर समझता है, हर पशु पक्षी समझता है। तो इसी तरह से वो भी उसको फ्रिवलेस रिव्यू ना, झिड़क ही देना, हट कोई प्यार से किसी को झिड़कना, तो उसको बोलते हैं फ्रिवलेस रिव्यू। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर। लेकिन शाम होते होते उनमें एक बदलाव आया। बदलाव क्या था? शी डिड नॉट प्रे, शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड। आज शाम को उन्होंने कोई प्रेयर नहीं की, रादर डूइंग ऑल द टाइम प्रेयर करती रहती है, उसके बजाय उन्होंने क्या किया, पड़ोस की सब औरतों को इकट्ठा किया, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। ओल्ड ड्रम पुरानी सी एक ढोलक जो थी वो ली उन्होंने फॉर सेवरल और वो गाना गाना शुरू कर दिया उनके साथ। देखा है ना, घर में जैसे कोई खुशी का माहौल होता है तो आसपास की लेडीज इकट्ठी होती हैं और गीत गाए जाते हैं, है ना, शुभ जो मंगलाचार होता है, तो वो उन्होंने भी उस दिन जो है, यानी उनके लिए जो उनका मैं था, मैं 5 साल बाद घर वापस ठीक ठाक आ गया था,
तो उनके लिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, इसलिए वो मंगल गान कर रही थी, शुभ गीत गा रही थी मेरे आने की खुशी में। कैसे करके कि शाम को उन्होंने अपनी प्रेयर नहीं की, उसके बजाय जो नेबर्स लेडीज थी, शी कॉल्ड देम अप एंड टुक ए डायलेटेड ड्रम, का मतलब एक पुरानी सी ढोलक ली और उसको जो है बजाते हुए और गाते हुए उन्होंने गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डायलेटेड ड्रम। कुछ देर तक यहाँ पर डायलेटेड ड्रम का मतलब वो ऐसा ढोलक जिसकी स्किन जो थी वो ढीली हो रखी थी। आपने देखा ना ढोलक कब अच्छी बजती है, जब उसके जो है पूरे अच्छे से कसा गया हो उसकी स्किन को, है ना, उसमें कसने के लिए ना पेज वो कसा गया हो। और अगर वो नहीं कसे गए होंगे, कई बार पुरानी होती थी, वो चमड़ा ढीला पड़ जाता है, तो उसके बोला है कि बहुत देर तक वो उसकी डायलेटेड ड्रम जो ढीली पड़ी हुई स्किन थी पुरानी सी, उसको वो बजाती रही। थम का मतलब पीटना, है ना। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और कौन से गीत गाए? वो गाने जो किसी योद्धा के युद्ध जीत के घर आने के टाइम गाए जाते हैं, है ना, वो गाने उन्होंने गाए। That had no persuade her to stop to avoid. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. हमें उन्हें बहुत मुश्किल से मनाया, बहुत मुश्किल से रोकने के लिए उनको मनाना पड़ा कि अब बंद कर दो, थक जाओगी, क्योंकि इस उम्र में इतने घंटे तक आप ढोलक बजा रहे हैं, गाना और गा रहे हैं, तो ये कोई आसान बात नहीं थी, है ना। आप कर रहे हैं तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक 80-90 ईयर का यदि व्यक्ति कोई ऐसा कर रहा है तो ये उनके लिए चिंता का विषय हो सकता है। तो वो कह रहे कि हम घर वालों को उनको बड़ी मुश्किल से मनाना पड़ा इसको रोकने के लिए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। जब से मैं बचपन से उनको देख रहा हूँ, केवल वो दिन शाम का ऐसा था टाइम कि जिस दिन शाम को उन्होंने अपनी प्रेयर नहीं करी, बल्कि गीत गाए लेडीज के साथ बैठ। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है? द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इन। अगले दिन वो बीमार पड़ गई। ऑफ कोर्स मे बी ड्यू टू दैट ओवर स्ट्रेनिंग, जो उन्होंने बहुत देर तक गीत गाए थे नेबरहुड से लेडीज को बुला के, तो हो सकता है उसकी वजह से वो क्या हो गई थी, बीमार हो गई, फीवर हो गया उनको। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट विल गो। हालांकि कोई डरने की बात नहीं थी, डॉक्टर देखने आए, उस टाइम तो डॉक्टर एकदम घर पे आ जाते थे देखने के लिए, आज की तरह नहीं था। तो डॉक्टर को बुलाया उनको घर पे देखने के लिए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फीवर है हल्का सा और चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंट, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर डॉक्टर की तरह नहीं सोच रही थी, उन्होंने वो कुछ डिफरेंट सोच रही थी। डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, लेकिन ग्रैंड मदर को ऐसा नहीं लगता था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उन्होंने उससे हमसे कहा कि अब उनका अंत नजदीक है, उन्हें दिखाई दे गई थी, कमिंग डेथ जो थी वो उन्हें दिखाई दे गई थी। एंड शी सेड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर and she said that since only few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. उन्होंने कहा कि केवल कुछ घंटे मेरे जाने के बचे हैं, और उससे पहले, मैं जाने से पहले अपना एक मिशन जो मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है वो तुम्हारे साथ बेकार की बातें करके वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ क्या करना चाहती हूँ, जाप करना चाहती हूँ, रोजरी लेके वो जो जपती रहती थी वो जाप। वी प्रोटेस्टेड, हमने उन्हें मना भी किया कि बीमार हो मत करो, स्ट्रेन पड़ेगा, लेकिन बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को नकार दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग, वो चुपचाप शांति से अपने बिस्तर पर लेट गई और अपनी जो मंत्र जपती रहती थी, पूजा करती रहती थी मन ही मन, वो अपना वो करती रही। Even before we could suspect, इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. जब हम थोड़ी देर में हमने देखा तो हमको समझ पाते क्या हुआ, तब तक उनके जो होठ थे वो बंद हो गए, रुक गए प्रेयर करना, और उनके हाथ में जो रोजरी जिसे वो जप रही थी वो भी उनके हाथ से गिर गई थी। A peaceful pallor spread on her face and we know that she was dead. ए पीसफुल पैलर, पैलर पीलापन, है ना, देखा आपने कि हमारी जो स्किन होगी वो कैसी होगी, पिंक होगी, क्योंकि हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। तो उस ब्लड सर्कुलेशन की वजह से हमारा जो स्किन का रिफ्लेक्शन है वो पिंक दिखाई देता है। लेकिन जो डेड बॉडी होती है, यानी कोई व्यक्ति डेथ हो जाती है, तो वही जो पिंक कलर है वो येलो में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक चुका है, उनका बहना रुक चुका है, तो इसलिए वो जो स्किन है वो पिंक की बजाय येलो दिखने लगती है। डेड सेल हो चुके हैं उसमें, तो इसलिए वो येलो दिखने लगती है।
नहीं है। तो इसलिए कहा कि उनका भी जो फेस था वो पैलेट जो था वो उनका जो उनके चेहरे पर पीलापन आ गया था और हम समझ गए थे कि शी इज नाउ डेड। वी लिफ्टेड हर ऑफ टू द बेड एंड एज इज कस्टमरी, जैसे आप जानते हैं ना, सबको मालूम है कि डेथ होने पर या डेड बॉडी को कभी भी बिस्तर पे नहीं रखा जाता, नीचे रखा जाता है। डू यू नो स्टूडेंट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन बिहाइंड इट इज कि ऐसा मानते हैं कि जो जमीन है ना, अर्थ है, उसमें ग्रेविटेशन फोर्स है ना। तो अगर किसी व्यक्ति के प्राण निकलने वाले हैं या नहीं निकल रहे हैं या तो उसमें बचे हुए हैं उसको, तो वो आराम से पीसफुली उसकी डेथ हो जाए, वो पीसफुली जो है ग्रेविटेशन फोर्स जो है उसको खींचती है। तो इसलिए डेड बॉडी को बिस्तर पे नहीं रखते, बेड पे नहीं रखते, हमेशा जमीन पर रखा जाता है। ये रीज़न ठीक। तो इसलिए उनको भी जैसा कि कस्टम था जमीन पे उतार दिया गया बेड से एंड लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद ए रेड शॉल। शॉल बोलते हैं दुशाला, शॉल। उनको जमीन पे लिटा दिया और उनको एक रेड कलर का शॉल उड़ा दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, MOUR, इस जो प्रोनाउंसिएशन है उसका भी मॉर्निंग है कि कई घंटे के जो है विलाप के बाद, मॉर्निंग का मतलब रोना धोना जो होता है ना, विलाप करना किसी के जाने का, उसके बाद भी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट। फिर हमने उनको वहीं पर अकेला छोड़ के और उनके क्रेमिनेशन की व्यवस्था करने के लिए हम अरेंजमेंट करने के लिए चले गए। फ्यूनरल है ना, अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर। जानते हैं ना क्रूड स्ट्रेचर, जिसके ऊपर लिटा के ले जाया जाता है, जिसको हम अर्थी बोलते हैं। कि शाम को हम लोग को लेके उनके कमरे में गए एंड टू टेक हर टू द क्रिमेटेड ना दाह संस्कार के लिए ले जाना। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम। शाम का समय हो चुका था, सूरज जो है वो कहाँ चुका था, दिन में सन सीधा होता है और वो स्लांटिंग हो चुका था। तो जब इधर की तरफ आ जाएगा, जैसे अभी हमारे विंडो से लाइट नहीं आ रही है, सन लाइट, क्यों? क्योंकि वो ऊपर है या इस डायरेक्शन में है। लेकिन जब शाम का समय होगा तो पश्चिम दिशा में आ जाएगा, तो सीधे सनलाइट अंदर आएगी, है ना। तो ऐसे वो कह रहे हैं कि सनलाइट जो है ऐसे पूरा उनका कमरा भर गया था रोशनी से। द सन वॉज सेटिंग एंड लिट हर रूम एंड वरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्ड। जो उसकी चमकाहट होती है ना, उसको बोलते हैं कि सुनहरे रंग के प्रकाश में पूरा कमरा भर गया था। वी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। थोड़ी देर के लिए हम वरांडा में जो आके रुके। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड। जब वरांडा में हम रुके थोड़ी देर के लिए, उनका जो बॉडी थी वो वहाँ पर रखी, बाहर लाके रेड शॉर्डर, तो बहुत सारी जो स्पैरोज थी वो सारी उनके आके चारों तरफ बैठ गई थी। समझ रहे हैं ना कि जो स्पैरोज जिनको उस दिन रोज रोटी देती थी, वही स्पैरोज आज भी आई थी और वो जो है उनके स्ट्रेचर के पास आके चारों तरफ बैठ गई थी। एंड शी ले देयर एंड स्टेफ wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirping. लेकिन आज वो चहचहा नहीं रही थी जैसे वो रोज रोटी खाते हुए चहचहाती थी। No, today is different. They were not chirping. We felt sorry for the birds. हमें उनके लिए बहुत दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? हम क्या सोच रहे थे कि आज वो इसलिए शांत हैं, आज वो इसलिए दुखी हैं स्पैरोज, शायद कि उनको आज रोटी नहीं मिली जो रोज मिलती थी, इसलिए वो दुखी हैं। एंड फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेड सम ब्रेड फॉर देम। इसलिए मेरी मदर अंदर गई, कुछ ब्रेड के यानी रोटी के टुकड़े लाई और उनके लिए डाल दिए छोटे छोटे करके। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स। क्रम्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े, जैसे आप देते हो ना चिड़ियों को या किसी को भी आप रोटी देते हो तो छोटे छोटे टुकड़े करके देते हैं ना, ऐसे पूरी थोड़ी डाल देंगे क्योंकि उसको तो एक छोटा छोटा टुकड़ा चाहिए उसके चोंच के हिसाब से। तो वो छोटे छोटे टुकड़े करके उन्होंने डाल दिए उनके हिसाब से। लेकिन शी द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द बर्ड्स। लेकिन उस स्पैरोज ने उन रोटी के टुकड़ों की तरफ देखा भी नहीं आँख भर के कि वहाँ पर रोटी डाली गई हैं, खाना तो दूर, देखा तक भी नहीं उनकी तरफ। एंड व्हेन वी कैरीड माय ग्रैंड मदर्स कॉप्स, जब हम अपनी ग्रैंड मदर की कॉप्स बोलते हैं डेड बॉडी को लेके चले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली। तो वो भी चुपचाप उड़ गई, किसी ने कोई रोटी नहीं खाई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर सेट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब स्वीपर आया तो उसने वो जो सारे रोटी के टुकड़े थे वो उठा के डस्टबिन में डाल दिए। Here he means to say this to refer the sparrows is that
even sparrows also came there to mourn or for his grandmother, कि उसकी ग्रैंडमदर की डेथ का दुख मनाने के लिए वो स्पैरोज जिन्हें वो रोज रोटी दिया करती थी वो भी आ जाती थी, वो भी दुखी थी उनकी डेथ से, कि उन्हें भी समझ में आ गया था। और एंड इट इज ट्रू कि जो भी जानवर या पक्षी होते हैं, अगर वो आपके घर में किसी से दोस्ती है उनकी, या आपके घर में वो है पेट है, तो आप देखे होंगे कि अगर किसी की डेथ होती है घर में, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे कोई भी हो, तो वो भी बॉन्ड करते हैं, वो भी विलाप करते हैं, वो भी रोते हैं, वो भी, उन्हें भी इस बात का एहसास हो जाता है। ठीक, तो टुडे आवर चैप्टर इज ओवर। होपफुली यू वुड हैव लिसन केयरफुली एंड नाउ यू कंप्लीट योर वर्क एंड today you will send me your notebooks for correction. I will send you the roll numbers, and roll number wise you will send me daily your notebooks for checking. Okay, from today onward regularly your notebooks are going to get checked. So complete your work. The chapters, which chapters pick I asked, send the pic of that chapter and with your name, your roll number, your SR number, your class and section, okay, and chapter name also. Okay, thank you and have a nice day. Bye.